कि what is the difference between me, Mish and Mia, Dish and Dear, Enan and Z. So what is the difference? Sometimes they see mine, minum, minen, minor, minor. So why all these things happen? So we will see all these things in very detail, and today's class is going to be very detailed class related to the grammar of all these concepts, like when to use mere or mesh, when to use, like which kind of ending the possessive pronoun will get, like it will come mine, minor or minum kind of things, and articles also, like how we can identify which article will come and in which case it is going on. So now first you know that we have to go with cases. So how many cases we are having? Particularly we are talking about three cases here, otherwise we are having four cases. So first one, nominative. Was ist Nominativ? Also Nominativ ist, wenn wir auf Subjekt konzentrieren. If we focused on subject. For example, articles will be masculine, feminine, neutral and plural. तो articles कैसे होंगे? Definite article will be there, they, das, and for the plural, they. And the translation of all these articles will be the. Next one, indefinite article, ein, eine, ein, and for the plural nothing, and the translation will be a or an. अब कई स्टूडेंट सोचते हैं कि यहाँ पे जो प्लूरल फॉर्म है उसके अंदर कुछ भी नहीं आया. उसमें कुछ भी नहीं आने का रीजन इसलिए है क्योंकि आइन, 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 इनका सबका ट्रांसलेशन क्या है? ए और ए एन. तो हाउ वी कैन फिल, है ना, लाइक आई कांट से कि आई वॉन्ट ए बुक्स, ऐसा मैं नहीं कह सकता ना. सो द सेम कॉन्सेप्ट है. फॉर द नेगेटिव, काइन, काइने, काइन, एंड फॉर द प्लूरल काइने, एंड ये नेगेटिव है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज हाउ टू आइडेंटिफाई, कि हमें पता कैसे चले कि ये नॉमिनेटिव केस चल रहा है, आकुजेटिव चल रहा है, डाटिव चल रहा है, गेनेटिव चल रहा है. हाउ टू आइडेंटिफाई? सो फर्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है नॉमिनेटिव, एंड दैट इज वेरी मच रिलेटेड विद सब्जेक्ट. जब भी आप कोई चीज कर रहे हो और आर्टिकल्स फिल कर रहे हो या पॉजिटिव प्रोनाउंस की एंडिंग फिल कर रहे हो, तो आपका फोकस अगर सब्जेक्ट पे है तो हमेशा ध्यान रखना है दैट केस इज रिलेटेड टू नॉमिनेटिव. तो यहाँ पे जो कुछ भी आर्टिकल्स अब आप चेंज करोगे वो नॉमिनेटिव के अकॉर्डिंग होंगे. जैसे यस, स्क्रीन आप एक बार एग्जिट करके एंटर करो क्योंकि आपका मे बी नेटवर्क इशू हो रहा होगा. बाकियों को सबको क्लियर दिख रहा है? हाँ, तो कुछ उनके नेटवर्क इशू है. जिसका भी ऐसा हो प्लीज एग्जिट करके वापस एंटर कर लेना. तो फर्स्ट सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. तो हमारा फोकस कहाँ रहता है नॉमिनेटिव केस में? सब्जेक्ट फोकस. सो हियर सपोज आई राइट Schule. Schule ist sehr groß. So the Schule, I want to say the school, and Schule is feminine here. तो यहां से कौन सा आ जाएगा? अगर अगर मुझे कहना हो the school is very big, so what will come from here? The. The Schule. If I want to say अगर मुझे कहना हो द टेबल इज ओल्ड, द टेबल इज ओल्ड, एंड यू नो दैट टिश इज ऑल्सो हैविंग द आर्टिकल मेस्कुलिन. जो टिश है वो भी मेस्कुलिन आर्टिकल है, और मैं अभी फोकस टू नॉमिनेटिव पे बिकॉज हमारा सब्जेक्ट पे हमारा पूरा फोकस है. तो सब्जेक्ट में मेस्कुलिन में क्या आता है? डेफिनेट आर्टिकल देयर. सो देयर टिश इज आर्ट. अगर हमें इंडेफिनेट आर्टिकल और नेगेटिव यूज करना है तो सपोज ist das ein Tisch. So ist das ein Tisch means, is this a table? And the answer will be no, this is not a table. So how? Nein, das ist
kind dish. So you know that this dish is having masculine article, so that's why we have used. अगर हमें डेफिनेट आर्टिकल भरना था तो भी हमने मैस्कुलिन कॉलम में रहे, अगर इंडेफिनेट आर्टिकल भरना था तो भी हम मैस्कुलिन कॉलम में रहे, और नेगेटिव भरना था तो भी हम इंडेफिनेट कॉलम में रहे और मैस्कुलिन वाले कॉलम में रहे. क्यों? क्योंकि हम अभी नॉमिनेटिव पे फोकस्ड है. यहाँ पे आपने जो भी नाउन देखा है, शूले देखा है, टिश देखा है, इन सभी सेंटेंसेस में वो सारे के सारे सेंटेंसेस किससे रिलेटेड है? नॉमिनेटिव केस. यानी कि आपको अब ये समझ में आ जाना चाहिए कि नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है यू आर ऑलवेज फोकस्ड ऑन व्हाट? सब्जेक्ट. यस. तो नॉमिनेटिव केस का सिंपल सा एक मीनिंग है कि यू आर फोकस्ड ऑन सब्जेक्ट. नेक्स्ट है आकोजेटिव. आकोजेटिव में ओनली मैस्कुलिन पार्ट है, वो चेंज हो जाएगा. देयर विल चेंज इन देन, आइन विल चेंज इन आइनन, एंड काइन विल चेंज इन काइनन, and all other things will be exactly same. Okay, so all of the things will be exactly same like nominative. Masculine portion change होगा, बाकी सब same है exactly. Feminine, neutral, plural exactly same. अब हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई कैसे करना है? तो देखो, आकोजेटिव को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में बच्चे को सिखा देते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढ लेना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढ लेना, वो बच्चा पागल हो रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में. जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है. आपको एक सिंपल सा लॉजिक देता हूं कि सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वेदर इट कैन बी ए पर्सन और इट कैन बी ए थिंग एंड ओवर. अगर किसी पर्सन के बारे में बात हो रही हो या फिर किसी थिंग के बारे में बात हो रही हो, वो सीधा सा किससे रिलेटेड है? आकोजेटिव. एक पर्सन होना चाहिए और एक ही थिंग होनी चाहिए, सिंगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड अकोजेटिव एंड ओवर. इसके अंदर इजीली पता चल गया. अब सपोज मैं बोलूं इश ब्राउक है, हियर ब्लैंक है, एंड आई वांट टू से कि आई नीड द टेबल. तो द टेबल में आपको पता है कि मैस्कुलिन है. सबसे पहले आपको केस का पता लगाना है कि यहां पे कौन सा केस चल रहा है. केस का पता कैसे चलेगा? ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है. अब जो रिमेनिंग थिंग है वो ऑब्जेक्ट ही होगा, और कितने ऑब्जेक्ट हैं? वन ऑब्जेक्ट ओनली. तो यानी वन ऑब्जेक्ट का मतलब कौन सा केस हो गया? आकोजेटिव. और दूसरी थिंग आपको ये ध्यान रखनी है कि जो भी नाउन यूज हो रही है उसका आर्टिकल आपको पता होना चाहिए. तो जैसे टिश है, तो टिश का आर्टिकल क्या है? मैस्कुलिन. तो आप नॉमिनेटिव केस में हो, वो आकोजेटिव केस में हो, और मैस्कुलिन आर्टिकल है, तो मैस्कुलिन में अगर मुझे द लगाना है तो क्या लगा दूंगा? देन. इश ब्राउक है, देन टिश. अगर मैं मैस्कुलिन में हूं और अपोजिटिव केस में हूं और मुझे लिखना है कि आई नीड ए टेबल, तो व्हाट आई विल राइट हियर? आइनन टिश. और अगर मुझे बोलना हो नेगेटिव कि आई डोंट नीड एनी टेबल, देन व्हाट आई विल राइट? इश ब्राउक है, काइनन टिश. सिंपल है. आप यस, तो इजीली समझ में आ जाता है कि कौन सी चीज कहां पे यूज होगी. यस टेल. हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही क्वेश्चन है. आपका ऑब्जेक्ट है ना, एक ही होना चाहिए, या तो वो पर्सन हो या थिंग्स हो, बट इट कैन बी मल्टीपल. मल्टीपल हो सकता है, बट वो होना एक ही कैटेगरी का चाहिए. जैसे मैंने बोला कि इश ब्राउक है डेंटेश, है ना, इश ब्राउक है डेंटेश, आइने वोनुम, म्योबेल. तो वो एक ही कैटेगरी के ऑब्जेक्ट है, मतलब वो सारे के सारे थिंग है. तो भले ही चाहे वो बहुत सारे हो जाए, तो फिर भी उनको एक ही ऑब्जेक्ट माना जाएगा और वो अक्यूजेटिव में ही कंसीडर होगा. बट अगर मान लीजिए आई नीड यू भी आ जाता, तो यू आने का मतलब है कि पर्सन आ गया है यहाँ पे, और थिंग भी है और पर्सन भी है, तो फिर केस चेंज हो जाएगा, फिर अलग चीज हो जाएगी. बाकी आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि अगर इसके अंदर एक ही ऑब्जेक्ट है, चाहे पर्सन है, जैसे मैं बोलूं आई लव माई पेरेंट्स, माई चिल्ड्रन, माई अंकल, माई ग्रैंड पेरेंट, तो इसका मतलब है कि जो इतने सारे लोगों को मैं लव का मैंने बताया है, वो सब एक ही ऑब्जेक्ट है.
क्योंकि दे ऑल आर रिलेटेड टू पर्सन्स। ठीक है, नेक्स्ट के अंदर ये क्लियर हो गया आपको। तो सबसे पहले आपको हमेशा ये ध्यान रखना पड़ता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई कि केस कौन सा चल रहा है। केस के लिए एक सिंपल सा लॉजिक मैंने आपको बता दिया है कि अगर रिलेटेड टू सब्जेक्ट है, आप सब्जेक्ट के प्लेस पे अगर कुछ भी फिल कर रहे हो तो इसका मतलब है वो सीधा सा नॉमिनेटिव केस है। ऑब्जेक्ट के केस पे अगर आप कुछ भी फिल कर रहे हो और देयर इज ओनली वन ऑब्जेक्ट, तो दैट इज आकोजेटिव। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट लेवल पे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है डाटिव। हाँ एक मिनट, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल एंड प्लूरल। डाटिव के अंदर सब कुछ चेंज हो जाएगा। देयर विल चेंज इन देम, देयर, देम एंड फॉर द प्लूरल देन। इंडेफिनेट देखो मैं एक चीज बताऊंगा आपको बाद में। आइनम, आइनर, आइनम, और यहां कुछ नहीं क्योंकि प्लूरल है। नेगेटिव में तो के लगा दो बस, काइनम, काइनर, काइनम और काइनन। सभी के अंदर देख लो स्टार्टिंग में देयर, देयर, देम और देन को याद करने की जरूरत है। नीचे वालों में सब में सबकी रूट फॉर्म आइन होती है, सबकी रूट फॉर्म काइन होती है। जो ऊपर एंडिंग डी को हटा के लगाई है वो एग्जैक्टली सेम आएगी। अब ये तो चलो आर्टिकल्स आपने रट लिए हैं। अब सेकंड पॉइंट ये आता है कि आपको पता कैसे चलेगा कि दैट इज आकुजेटिव और डाटिव। उसका एक सिंपल सा बहुत सिंपल रूल है, सब्जेक्ट इज ऑलवेज नॉमिनेटिव, वर्ब इफ देर इज ओनली वन ऑब्जेक्ट तो यहां तक ये आकुजेटिव है, इफ देर आर टू ऑब्जेक्ट्स तो वो डाटिव बन गया है। वन ऑब्जेक्ट जो पर्सन से रिलेट करेगा दैट विल बी ऑलवेज डाटिव, एंड द सेकेंड ऑब्जेक्ट विच विल रिलेट टू द थिंग वो चला जाएगा आपका आकुजेटिव में। अब ना तो कोई आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढने की जरूरत है, ना कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढने की जरूरत है, और पता नहीं कैसे कैसे बना देंगे उनको, किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं। सीधा सा फंडा है कि इफ योर वन ऑब्जेक्ट इज रिलेटेड टू ए पर्सन, पर्सन से रिलेटेड ऑब्जेक्ट होगा तो वो डाटिव में चला जाएगा, और थिंग से रिलेटेड होगा तो वो आकुजेटिव में चला जाएगा, एंड ओवर। सपोज इश, शिक, फाटर, ब्रिफ। उससे भी और सिंपल एक एग्जांपल देता हूं। जब भी किसी सेंटेंस के अंदर कोई भी वर्ब यूज हो रही है, मान लीजिए कोई लेंथी सेंटेंस आ गया और आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि यार पता नहीं चल पा रहा इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना, जो वर्ब वहां पे यूज हो रही है सेंटेंस में उस वर्ब से बस दो क्वेश्चन कर लेना। एक तो व्हाट, अगर व्हाट का आंसर आएगा तो वो अपोजिटिव हो जाएगा, और एक क्वेश्चन कर लेना हुम, यानी किसको, क्या और किसको सेंड करना है। शिकन मीन सेंड करना है, मैंने बोला क्या सेंड करना, तो ब्रीफ अपोजिटिव ऑब्जेक्ट। किसको सेंड करना है, फादर को, तो दाटिव ऑब्जेक्ट। और वैसे नहीं तो पर्सन और थिंग तो है ही, तो क्या सेंड करना है, क्या करना है, तो वो सब सीधा चला। व्हाट का आंसर हमेशा किस में चला जाएगा, आकोजेटिव में, और जो थिंग वो पर्सन का जो है वो चला जाएगा आपका डाटिव के अंदर। क्या सेंड किया, लेटर, किसको सेंड किया, फादर को। किसी भी वर्ब में देख लो आप, साइगन का मतलब टू शो होता है और उसके अंदर भी हमेशा डाटिव आता ही है। किसको शो किया, फ्रेंड्स को, और क्या शो किया, सिटी को, तो दोनों में अपोजिटिव डाटिव ऑब्जेक्ट पता चल गया। अब ये तो हो गया हमारा। अब मुझे बोलना हो आई एम सेंडिंग टू द फादर ए लेटर, तो फादर यहां पे मेस्कुलिन है, तो मेस्कुलिन के अगर मुझे अंदर अगर डेफिनेट आर्टिकल लगाना है तो क्या आ जाएगा, देम। इशिक, देम फाटर, एंड दिस ब्रीफ इज ऑल्सो मेस्कुलिन, बट जो ब्रीफ है वो कौन से केस के अंदर चल रहा है, नॉमिनेटिव में चल रहा है, आकोजेटिव में चल रहा है या डाटिव, पहले तो ये बताओ। आकोजेटिव में, आकोजेटिव है, और आकोजेटिव में ब्रीफ के लिए मेस्कुलिन है, तो मेस्कुलिन के अंदर हमें बोलना हो ए लेटर, तो क्या आएगा मेस्कुलिन में, आकोजेटिव में ए इंडेफिनेट आर्टिकल के लिए आइनन। तो ये आ गया कि इस शिकर देम फाटर, दिस इज डाटिव,
einen Brief accusative। तो ये आपको क्लियर हो गया कि ये क्यों हुआ सब कुछ, बिकॉज ऑफ द इनके ऑब्जेक्ट्स। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब हम और आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। ध्यान रखना जो कुछ भी मैं करवा रहा हूं वो सारी चीजें आपके पास में हमेशा एक नोटबुक के अंदर तकरीबन 3-4 पेजेस आपको नीडेड होंगे, 4-5 पेजेस, 5 पेजेस। उन 5 पेजेस पे आपको उन सारी चीज़ों को राइट डाउन कर लेना है और एवरी 3-4 डेज के अंदर रिवाइज करना है, उनको बहुत अच्छे से मगअप करना है। नहीं तो कॉन्सेप्ट अभी सीखना बहुत आसान है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे जब, बट जब आप खुद यूज़ करना स्टार्ट करोगे और अगर आपको याद ही नहीं है, अभी बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन होगी, तो इसका मतलब आप कभी भी करेक्ट नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट इज, इसका भी ले लो। ओके अब देखो, कई बार आप लोगों ने माइन, माइनम, माइनर ये सब भी देखा है, तो ये भी इन्हीं पे डिपेंडेंट है। कैसे? नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस, masculine, feminine, neutral and plural. In the masculine, no ending, feminine, e ending, neutral, no ending and plural, e ending. In accusative, en ending, this will be exactly same. Next one, in the dative case, em, er, em और en, ये किन की एंडिंग से? पजेसिव्स। अब कई बच्चों को क्या इंग्लिश ग्रामर वो नहीं करते इतना, या कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, पजेसिव प्रोनाउन से नहीं समझ में आए तो साइड में लिख लो, जैसे माइन, दाइन, उनजर, जाइन, तो उससे उनको थोड़ा याद आ जाएगा कि यहाँ पे किन की एंडिंग्स भरनी है। पजेसिव प्रोनाउन ये होते हैं, माइन, दाइन, उनजर, ईहर, मतलब ही, हर, हिज, हिम, हर, है ना, जाइन, ऐसा होता है। अब हमें क्या करना है, मान लीजिए पजेसिव प्रोनाउन के अंदर भी हमें डाटिव अक्यूजेटिव केसेस को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें भरनी होती है। मुझे एक बात बताओ, जो ये माइंड फाटर है वो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, या क्या है? ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है, तो ये कौन से केस में गया? नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव, तो नॉमिनेटिव के अंदर आपको पता है कि यहाँ पे कोई भी एंडिंग मैस्कुलिन में नहीं है। अब देखना, Ish is subject, very clear. Bezukan is a verb, it means to visit, very clear. Can anyone tell how many objects are there or which case is going on? One object. And now any student can think, okay sir, Wochenende can be also object, because that is a noun. But you know that Wochenende, this is not only single Wochenende, this is Wochenende. It means this noun is covered by preposition. So always remember, when any noun is covered by a preposition, then that word can never be an object. ये रूल है, वो ऑब्जेक्ट कभी नहीं हो सकता अगर उस पर प्रिपोजिशन का इंपैक्ट आ रखा है। एक ही नाउन है यहाँ पे जो सिंगल है और जिसके साथ में कोई प्रिपोजिशन नहीं आ रही है, दैट इज फाटर। तो इसका मतलब यही हमारा ऑब्जेक्ट है। और कितने ऑब्जेक्ट हैं? ओनली वन। और वन ऑब्जेक्ट है तो यानी वो आकोजेटिव है। फाटर मैस्कुलिन है, माइन तो कोई भी बच्चा लगा देगा, एंडिंग क्या आएगी? माइन है। वही फाटर वहां था सब्जेक्ट के केस के रूप में, और वही फाटर यहां पे है ऑब्जेक्ट के सेंस में। वहां पे कोई एंडिंग नहीं थी और यहां पे ईएन एंडिंग आ गई।
तो ये क्यों होती है एंडिंग्स और ये क्यों आती है, आप समझ रहे हो ना, ये इस वजह से आती है। अब अगर हम डाटिव केस में जाएं, इश, शिक, माइन तो कोई भी बच्चा लिख देगा, फाटर, सेम एग्जांपल ले लेते हैं ब्रीफ वाला। कैसे पता चला और डाटिव है? एक ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, पर्सन, थिंग। तो पर्सन को सेटल डाउन करेंगे हम डाटिव के साथ में। तो पर्सन में डाटिव है और ये मेल है, तो मेल के अंदर आपको सीधा सा दिख रहा है कि क्या एंडिंग आती है, ई एन। तो सारे के सारे तीनों सेंटेंसेस में आप देख सकते हो, सभी के अंदर मैंने सेम एग्जाम्पल को यूज किया है, फाटर को ही यूज किया है, उसके बावजूद भी हर बार सेंटेंस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट माइन सिनेरियो चेंज हो गए। तो वो इसी वजह से चेंज होते हैं। अब चाहे आप माइन के साथ लगाओ, जाइन के साथ लगाओ, ईहर के साथ लगाओ, उनजर के साथ लगाओ, सारे के सारे पजेसिव प्रोनाउंस में ऐसा ही पैटर्न चलता रहता है। अब मैं आपको और एडवांस लेवल पे लेके जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिखते रहना। नाउ आई विल ब्रिंग यू टू द नेक्स्ट लेवल। सारी जर्मन की कहानियां आपकी सब खत्म हो जाएगी जो आपने देखी है आज तक। इन सभी को स्टेप बाय स्टेप ही अपनी नोटबुक में लिखना, ध्यान रखना। उसके बाद में देखो, मैं अब सारी जर्मन को एक जगह लेके आ रहा हूं। आपने सबसे पहले जब A1 लेवल स्टार्ट किया था तो कुछ ऐसे था कि इश का मतलब आई है, दू का मतलब यू है, और कौन सा है ये, इनफॉर्मल वाला। फिर आपने फॉर्मल यू को सीखा, दैट इज यू, कौन सा, फॉर्मल वाला। फिर उसके बाद में आपने ईहर को सीखा, ईहर का मतलब यू ऑल होता है और इनफॉर्मल है। फिर आपने एयर को सीखा, जी को सीखा, एस को सीखा, वियर को सीखा और जी को सीखा। मतलब क्या होता है, एयर मीन्स ही, जी मीन्स शी, एस का मतलब इट, वियर का मतलब वी और जी का मतलब दे। फिर आपने इनके साथ पॉजिटिव, वो आपने इनके साथ एंडिंग सीखी थी, कॉन्जुगेशन, वर्ब कॉन्जुगेशन। इसके साथ क्या एंडिंग आती है, ई एंडिंग, दू के साथ एस टी, फॉर्मल यू के साथ ई एन, ईयर के साथ टी, थर्ड पर्सन के साथ टी, प्लूरल के साथ ई एन। तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है, ये बहुत बेसिक हो गया। अब हम चलते हैं पजेसिव प्रोनाउंस पे, जो अभी हमने लास्ट जस्ट अभी देखा था कि पजेसिव प्रोनाउंस पे क्या एंडिंग लगती है। इसका क्या हो जाता है, माइन। दू का क्या हो जाता है, दाइन। जी का क्या हो जाता है योर के लिए, ईहर। योर प्लूरल के लिए क्या हो जाएगा, ऑयर। और हिज के लिए क्या हो जाएगा, जाइन। हर के लिए क्या हो जाएगा, ईहर। इट्स के लिए क्या हो जाएगा, जाइन। आर के लिए क्या हो जाएगा, उनजर। और देयर के लिए क्या हो जाएगा, ईहर। तो मैं यहां लिख देता हूं, माय है इसका मतलब, इसका योर है, बट कौन सा है, फॉर्मल या इनफॉर्मल, इनफॉर्मल। फिर उसके बाद ईयर का मतलब भी योर है, बट कौन सा है, फॉर्मल। फिर ये भी योर है, बट कौन सा है, प्लूरल के अंदर, इनफॉर्मल। जाइन का मतलब क्या हो गया, हिज। ईहर का मतलब हर, जाइन का मतलब इट्स, उनजर का मतलब आवर एंड ईहर का मतलब देयर। इनके बाद एक नाउन जरूर आती है, NOUN, मैंने यहां लिख दिया है। इनके बाद हमेशा एक नाउन जरूर आएगी। आप खुद ही सोचो, मैं यूं बोलूं कि दिस इज माय, क्या माय, आपको कुछ सेंस समझ में आ रहा है क्या, माय माइन क्या माय। मैं कुछ नाउन ऐड करूंगा तभी तो आप समझोगे कि दिस इज माय हाउस, सो दिस इज माइन हाउस। दिस इज जाइन, क्या जाइन, तो हिज हुआ है, ये तो हिज का मतलब कुछ दिखाना भी तो पड़ेगा। दिस इज जाइन ब्रूडर, दिस इज हिज ब्रदर। तो ये जो होते हैं पजेसिव प्रोनाउंस, बीच वाला कॉलम, इसमें नाउन होना कंपलसरी है। अब इसके साथ में एक और कॉन्सेप्ट है, इंग्लिश इस मामले में बहुत अच्छी है, इंग्लिश को कोई लेना देना नहीं है इनके बाद कोई एंडिंग का। माय फादर, माय चिल्ड्रन, माय मदर, माय कार, मैंने मैस्कुलिन भी लिया, फेमिनिन भी लिया, न्यूट्रल भी लिया और प्लूरल भी लिया। माय के अंदर कोई चेंज नहीं आए, जबकि जेंडर चेंज होता हुआ गया। अब हिंदी को देखते हैं, मेरी कार, मेरा भाई, मेरे पापा,
मेरा परिवार। तो नाउन भी अपने आप में चेंज हुई और उनकी एंडिंग्स कभी ई की मात्रा आ गई, कभी ए आ रही है, कभी आ रहा है। वो क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द जेंडर। सो जर्मन ऑल्सो फॉलोज द सेम कॉन्सेप्ट लाइक हिंदी। अब जर्मन में भी आर्टिकल्स होते हैं, कोई मेल हो जाता है, कोई फीमेल हो जाता है, कोई न्यूट्रल हो जाता है, कोई प्लूरल हो जाता है। उसके बाद में केसेस और होते हैं, कभी नॉमिनेटिव हो जाता है, कभी अपोजिटिव हो जाता है, कभी डाटिव। अभी अभी किया ना अपने कि कभी नॉमिनेटिव हो जाएगा, अपोजिटिव, डाटिव, तो उसका और झमेला है। तो ये सारी चीजें आपको एकदम सेटलमेंट करनी पड़ेगी। अब एवन इज ओके कि वो एक बच्चा है एकदम छोटा सा, और बाकी यहाँ पे आपको इन चीजों को अवॉइड नहीं कर सकते। आप आगे जाओगे लॉन्ग टर्म में भी आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। अब बात आती है इनमें पॉजिटिव प्रोनाउंस के एंडिंग्स, वो मैंने आपको पहले ही उधर लिखवा दी है कि केस के अकॉर्डिंग कौन कौन से। नाउन हमेशा रहेगा, मैं यहाँ से इस नाउन को हटा रहा हूँ क्योंकि यहाँ कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा मैं नेक्स्ट कॉलम को। ओके, नेक्स्ट हम जा रहे हैं ऑब्जेक्ट वाले कॉलम में। आप लोगों ने जब स्टार्ट किया था जर्मन तो कई बार बहुत कंफ्यूज रहते थे कि आकुजेटिव एंड डाटिव, यहां मिश आ जाता है, यहां मियर आ जाता है, और मीनिंग दोनों का समझ निकल के आता है मी। तो ये और प्रॉब्लम है कि मिश भी आ रहा है, मियर भी आ रहा है, और टीचर से मीनिंग पूछते थे कि सर मिश का मतलब क्या होता है, तो बोले मी। चलो ठीक है, एक बार लिख लिया, और फिर कई दिनों बाद मियर दिखता है, सर मियर का मतलब क्या है, मी। वो टीचर भी नहीं समझाता, उसे पता है कि ये पागल हो जाएंगे या छोड़ देंगे आगे जर्मन। बट यहाँ ऐसा नहीं है, हमें समझाना ही पड़ेगा और एकदम इजीएस्ट वे में समझाना, समझना भी पड़ेगा और समझाना भी पड़ेगा। देखो मिश और मियर दोनों एक्चुअली एक ही है, पर जर्मन क्या कर रही है, मी को भी दोनों पार्ट्स में डिवाइड कर दे रही है, उसको अकोजेटिव में भी अलग ले रही है और डाटिव में भी अलग ले रही है। तो अब हमारे लिए टेंशन नहीं है क्योंकि हमने पहले ही सीख लिया है कि कब अकोजेटिव उसको हम मानेंगे और कब डाटिव हम मानेंगे। एक ऑब्जेक्ट आए तो अकोजेटिव समझ के मिश लगा देना, दो ऑब्जेक्ट आए तो डाटिव समझ के मियर लगा देना, सिंपल। आगे चलते हैं, दू का क्या हो जाएगा, डेश और डियर, और इसका मतलब यू रहेगा। और इनफॉर्मल, देखो जहां इनफॉर्मल है वहां इनफॉर्मल स्टार्टिंग से लेके एंड तक इनफॉर्मल ही चल रहा है। वहां अगर पहले कॉलम में फॉर्मल हो गया तो पूरों में फिर फॉर्मल ही चलते रहेंगे। नेक्स्ट के अंदर फॉर्मल जी का जी रह जाएगा और यहाँ पे ईनन आ जाएगा। कहते हो ना वी गेट एस डियर, वी गेट एस ईनन। उसके बाद में इसका एकदम दोनों में सेम है तो कोई मिस्टेक नहीं होगी, ऑयश ऑयश, यू ऑल हो रहा है इसका मतलब। नेक्स्ट के अंदर हिम के लिए क्या यूज करोगे, आकोजेटिव में इन और डाटिव के अंदर ईम, हिम के लिए। नेक्स्ट के अंदर हर के लिए क्या यूज करोगे, जी का जी और यहां पे ईहर, यहां पे एस का एस ही रहेगा इट्स के लिए, और यहां पे यूज करोगे ईम। यहां पे दोनों में ही सेम है, उन्स अस हो जाएगा इसका मतलब, और उन्स। यहां पे क्या होगा, जी देम के लिए, और यहां पे होगा इनन। समझ गए, ऐसे ये कॉन्सेप्ट यूज हो गए। ये चार्ट पूरा आपके सामने आ गया है, इसका प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। यहीं से ही सब कुछ चल जाएगा आपका। एक मिनट रुको, एक मिनट, एक मिनट, मैं ऐसा करता हूं पॉजिटिव के एंडिंग्स भी यहां लिख देता हूं ताकि सारी चीजें एक ही जगह आ जाए। मैक्सिमम, फेमिनिन, न्यूट्रल एंड प्लूरल, ये हो जाएगा नॉमिनेटिव, ये हो जाएगा आकुजेटिव, ये हो जाएगा डाटिव। नो एंडिंग, ई एंडिंग, नो एंडिंग, ई एंडिंग, ई एन, सेम सेम सेम, डाटिव ई एम, ई आर, ई एम और ई एन। ये किन की एंडिंग्स है, पॉजिटिव की। अब ले लो, फर्स्ट वाला कॉलम हमेशा क्या बन के आता है, सब्जेक्ट। ये कभी भी इसको आप सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो, दैट इज वेरी वेरी क्लियर। थर्ड जो कॉलम है इट विल बी ऑलवेज ऑब्जेक्ट, ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकते। और जो थर्ड लास्ट कॉलम है ना, वो हमेशा हमेशा ऑब्जेक्ट कंसीडर होता है और उसके अंदर कोई भी एंडिंग नहीं होती है, मिश का मिश ही रहता है। आप लोगों ने कभी देखा क्या मिशर हो गया या मिशर हो गया, ऐसा थोड़ी कभी देखा। तो ये वाला कॉलम मत छेड़ना कभी भी,
ये कभी नहीं छिड़ेगा, और पहला कॉलम भी बिल्कुल नहीं छिड़ेगा, ये छिड़ता है बस। इसमें एंडिंग्स लगती रहती है, माइनम माइनम दाइनम ईयरम, ऐसे कुछ एंडिंग्स चलती रहती है। ये मैंने इनकी एंडिंग्स भी नीचे रख दी है अकॉर्डिंग टू द केस। नॉमिनेटिव में क्या है, आकोजेटिव में क्या है, दाटिव में क्या है। अब हम आगे चलते हैं। देखो, जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स कराए थे, अभी उनको देखते हैं। सबसे पहले एक चीज और हमें देखनी है, आप लोगों को केसेस का पता, जो केसेस का पता चलता है कि नॉमिनेटिव चल रहा है, आकोजेटिव चल रहा है, डाटिव, वो एक तो सब्जेक्ट के थ्रू पता चलता है और एक ऑब्जेक्ट। यानी उसको हम कह देते हैं कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सेंटेंस के स्ट्रक्चर से आपको पता चलेगा, और या फिर बेटर वी कैन से ऑब्जेक्ट, क्योंकि वैसे भी सब्जेक्ट तो हर सेंटेंस में ही रहेगा ना, चाहे वो वहां पे ऑब्जेक्ट हो या नहीं हो, सब्जेक्ट तो हर जगह रहेगा। बिना सब्जेक्ट के थोड़ी कोई सेंटेंस बन जाता है। अब दूसरा जो वे है वो है प्रिपोजिशंस। मैं यहां पे प्रिपोजिशन पूरे टॉपिक को कवर नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक हिंट के लिए बता रहा हूं कि प्रिपोजिशंस जर्मन के अंदर टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन इज फिक्स आकोजेटिव एंड वन इज फिक्स डाटिव। सोचने की जरूरत ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ऑब्जेक्ट है नहीं है, सब्जेक्ट है नहीं है, ऑब्जेक्ट ये वो, डाटिव है, आकोजेटिव है, नॉमिनेटिव, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, फ्यूर प्रिपोजिशन है। फ्यूर जो प्रिपोजिशन है वो फिक्स आकोजेटिव है। गेगन जो प्रिपोजिशन है वो फिक्स आकोजेटिव प्रिपोजिशन है। ओहने जो प्रिपोजिशन है वो फिक्स आकुजेटिव है। ये जर्मन ने फिक्स कर दिया है कि दीज मेनी आर फिक्स आकुजेटिव और डाटिव प्रिपोजिशन। मैं पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, एक दो एग्जांपल बता रहा हूं। यहां पे जैसे मिड प्रिपोजिशन फिक्स डाटिव है, सु प्रिपोजिशन फिक्स डाटिव है, बाय प्रिपोजिशन फिक्स 100% डाटिव है, और भी है। तो बस इनको भी आपको बहुत अच्छे से लर्न करना पड़ेगा कि हाउ मेनी प्रिपोजिशंस आर फिक्स आकुजेटिव एंड हाउ मेनी प्रिपोजिशंस आर फिक्स डाटिव, ताकि आपको ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वाला झमेला भी ना हो। उसमें क्या होगा, सेंटेंस देखो लेंदी होते हैं, सेंटेंस के अंदर जरूरी नहीं है एक ऑब्जेक्ट आ गया, उसके अलावा हो सकता है वहां पे प्रिपोजिशंस भी आए, एक ऑब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट के साथ में अपोजिटिव प्रिपोजिशन भी आ जाए, डाटिव प्रिपोजिशन भी आ जाए, मिक्सअप सेंटेंस आ जाए, तो वहां बच्चा और भी ज्यादा फंस जाता है कि एक ऑब्जेक्ट था, दो ऑब्जेक्ट था, ये तो चलो पहचाना, पर आगे और क्या कॉन्सेप्ट हो रहा है, तो उसको भी हमें देखना है। तो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है, सेंटेंस के अंदर सिर्फ दो ही तरीके होते हैं जिसके थ्रू आपको पता चले कि मैं आकुजेटिव यूज करूं केस या डाटिव करूं। एक है ऑब्जेक्ट के थ्रू और दूसरा है प्रिपोजिशंस के थ्रू। बस ये कर लिया, फिर जब भी आकुजेटिव प्रिपोजिशन आ रही है तो सीधा आकुजेटिव वाले चार्ट में, आकुजेटिव वाली थिंग्स में घुस के रहना। जब डाटिव प्रिपोजिशन आ रही है तो डाटिव वाले केस के अंदर आर्टिकल हो, डेफिनेट हो, इंडेफिनेट हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव प्रोनाउंस की एंडिंग हो, सीधा आपका दिमाग सिर्फ डाटिव वाले कॉलम में घुसा हुआ रहना चाहिए। चाहे वो ऑब्जेक्ट वाले लिख रहे हो, चाहे पॉजिटिव की एंडिंग्स लिख रहे हो, वॉट एवर कुछ भी लिख रहे हो, तो आपको हमेशा बस इतना सा ध्यान रखना है। अब देखो एग्जाम्पल्स। लास्ट टाइम हमने एक सेंटेंस देखा था, इश बेजूक है, माइनन फाटर अम वोखनएंड। हमारी बात ये हुई थी कि जो फाटर है वो एक ऑब्जेक्ट है, और एक ऑब्जेक्ट होने की वजह से ये क्या है, आकुजेटिव, तो माइनन हमने भर दिया। अब हम, मैंने कहा कि ईश बेजू का माइनन फाटर हम वोखनएंड है, ये तो एक नॉर्मल सेंटेंस था। अब अगर मैं इसको क्वेश्चन बना दूं कि बेजूक्स दू यहां दाइन है, तो एंडिंग वही आएगी, क्योंकि स्टिल जो सेंटेंस है वो क्या है, आकुजेटिव केस में। तो बेजुक्स दू दाइनन फाटर हम वोखनएंड है। तो देखो, लैंग्वेज के अंदर बार बार इतने बड़े बड़े वर्ड्स को रिपीटेशन में लाना इज नॉट गुड। तो हम क्या कर सकते हैं कि या इश बेजूक है अम वोखनएंड है। तो देखो सीधी सी बात है, मैं बार बार माइन फाटर दाइन फाटर ऐसा तो बोलूंगा नहीं, मैं उसकी जगह रिप्लेसमेंट हिम से करूंगा जैसा इंग्लिश करती है। तो हिम के लिए हमारे लिए एक प्रॉब्लम है कि हिम के लिए हमारे पास दो दो हिम है,
अब बच्चे क्या कंफ्यूज रहते हैं कि सर हिम तो हमारे पास दो हैं, यहां पे देखो ये भी हिम है और ये भी हिम है, यानी इन भी हिम है और ईम भी हिम है, बट कौन सा हिम यूज करोगे आप? विच हिम यू विल यूज? आकोजेटिव, क्योंकि अभी आप कौन से कॉन्सेप्ट में चल रहे हो, आप फुलफिल कर रहे हो आकोजेटिव की कंडीशंस को, क्योंकि वहां एक ही ऑब्जेक्ट है, तो आपको इस कॉलम में रहना है। और इस कॉलम में जब हम देखेंगे कि हिम के लिए क्या आता है, तो हमने देखा इन आता है, तो हम क्या कर देंगे, सीधा सा इन लिख देंगे, तो इससे हमारा रिपीटेशन रुक जाएगा। तो यानी कि दाइनन फाटर की जगह यहां पे क्या आ जाएगा, इन। तो हमने कह दिया कि या इश बेजुका इन अम वोकनेंड है, यस आई विल विजिट हिम ऑन वीकेंड। और देखो, और यही कॉन्वर्सेशन अगर सपोज आगे बढ़ रही है, वाज काउफ्स डू फ्यूर, फ्यूर कौन सी प्रीपोजिशन है, आकोजेटिव या डाटिव? आकोजेटिव। मैंने लिख दिया दाइन फाटर। अब यहां मुझे बताओ क्या एंडिंग आएगी, पजेसिव प्रोनाउन की एंडिंग क्या आएगी, फ्यूर तो आकोजेटिव है और फाटर मेस्कुलिन है, तो क्या एंडिंग आनी चाहिए, स्टिल ई एन। सो वाज काउफ्स डू फ्यूर दाइनन फाटर, व्हाट यू विल बाय फॉर योर फादर, तो मैं कहूंगा इश काउफे, यस, also eine Tasse, Tasche für। अब मैं क्यों इतना बड़ा माय फादर लिखूं, तो मैं इन लिख दूंगा, ताशा में टी कैपिटल रहेगा बिकॉज नाउन। तो फ्यूर इन क्यों आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे फ्यूर प्रीपोजिशन जो है वो कौन सी प्रीपोजिशन है, आकुजेटिव। मैंने दोनों तरीके से आपको समझा दिया है, एक में एक ऑब्जेक्ट था तो आपको पता चला कि आकुजेटिव है, एक में एक प्रीपोजिशन है और फिर कौन सी प्रीपोजिशन है, आकुजेटिव। यहाँ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट मत देखना, भूल जाओ इससे पहले वाले सेंटेंस को, फ्यूर दाइनन फाटर को देखो, बस फ्यूर से ही सारा गेम हो रहा है आगे। तो फ्यूर दाइनन फाटर की जगह फ्यूरिन लगा दिया, तो वो भी दैट इज ऑल्सो 100% करेक्ट। ऐसे करके हमने ये आकोजेटिव को कवर अप किया है। नेक्स्ट में चलते हैं। इश शिकर, हमने देखा था डाटिव के अंदर माइनम फाटर, आइनन ब्रिफ। अब मान लीजिए मुझे ये क्वेश्चन बनाना हो या फिर इसको रिप्लेस करना हो, इश शिकर, माइनम फाटर की जगह मैं हिम भी तो बोल सकता हूं। तो हिम के लिए पहली बात तो पता लगाना है हम केस कौन से में कर रहे हैं, डाटिव, और डाटिव में हिम के लिए क्या होता है, आई एच एम, ईम, ईम होता है डाटिव के अंदर, तो इशिक ईम, और ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा, आइनन ब्रिव। क्लियर। मेट कौन सी प्रीपोजिशन है, माइन लिख दिया, और फाटर मेस्कुलिन है, क्या एंडिंग आएगी पजेसिव की, ईएम। सो मिट माइनम फाटर, वाई आई शुड यूज अगेन एंड अगेन मिट माइनम फाटर, क्या आ जाएगा, मिट। अगर अगर यहां मूटर होती तो माइनर मूटर, और इसका रिप्लेसमेंट क्या आता, मिट ईहर, दैट्स ऑल। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है, नॉमिनेटिव, अकुजेटिव, डाटिव, वॉट एवर एंडिंग्स, ये वो फलान ढिकना पता नहीं क्या क्या है, वो सब आपको मैंने यहाँ एक जगह लाके दिखा दिए, समझा दिए। और इन चीज़ों को आपको सबसे पहला काम तो ये करना होता है कि इन सारे केसेस को, इनके सारे डेफिनेट आर्टिकल्स को, इनडेफिनेट आर्टिकल्स को, नेगेटिव्स को, इनमें हिज को क्या कहते हैं, इनके पॉजिटिव प्रोनाउन की पूरी टेबल को, ऑब्जेक्ट्स में अपोजिटिव ऑब्जेक्ट्स को, डाटिव ऑब्जेक्ट्स को, इनको मगअप करना पड़ता है, जैसे आप इंग्लिश में इंग्लिश के अल्फाबेट्स को जानते हो। अभी तो कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो गया, बट 7-8 डेज के बाद में पूछे व्हाट वी कॉल हिज इन जर्मन, तो बच्चा सोच रहा है ईयर, मियर,
पता नहीं क्या क्या बोल देता है। अरे जाइन यूज होगा, एंडिंग्स तो बहुत बाद में लगेगी, पहले ये तो बताओ होगा क्या, कि हिज के लिए आएगा क्या। तो एंडिंग्स तो फिर बहुत दूर हो जाती है, पहले हिज तो बताए वो, कि हिज के लिए सर जाइन होगा, फिर उसको पूछ ले हर के लिए क्या होगा। तो हर सर पजेसिव में पूछ रहे हो या ऑब्जेक्ट में पूछ रहे हो, तो हम बोले पजेसिव में, फिर उसे बताना चाहिए ईहर आएगा, एंडिंग तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। पहले पहले तो ये तो बताए कि हर के लिए आएगा क्या। अब बच्चों का एक कंफ्यूजन और होता है, जब वो ये सारी चीजें देखते हैं तो उनका एक जो कंफ्यूजन निकल के आता है वो ये कंफ्यूजन है कि जब हम ये सारा चार्ट देखते हैं या वट एवर वी सी, तो वहां पे बहुत सारे ईयर दिखते हैं, वहां बहुत सारे जी दिखते हैं, तो वो एक कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कि हमें कैसे पता चले कि वो कौन सा ईयर कहाँ क्या है, कौन सा कहाँ पे क्या यूज हो रहा है। देखो मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, आपके बिना वजह के डाउट्स हैं, बाकी लेना देना कुछ भी नहीं है। मेरे हिसाब से अगर मेरी पर्सनल राय समझो और पर्सनल सजेशन और पॉइंट ऑफ व्यू देखो, तो सपोज देर आर 20 स्टूडेंट्स एंड दे आर ऑल आर फॉरेनर्स, सपोज फ्रॉम युगांडा से है। युगांडा के नाम कितने कॉम्प्लिकेटेड होते होंगे, जैसे इंडियन नेम्स भी अगर फॉरेनर्स बोलते हैं तो वो नहीं बोल पाते हैं ढंग से। विवेकानंद को डोनाल्ड ट्रंप ने पता है ना क्या बोल दिया था। तो तो वैसे उनके लिए ये जो प्रॉब्लम है ना हिंदी नेम्स को बोलने की, वैसे हमारे लिए भी अफ्रीकन नेम्स या जर्मन तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम, और या फिर यूके यूएसए के भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मूवीज देखते रहते हैं तो पता रहता है या कहीं ना कहीं दिखता है। बट वहाँ के लोगों के अगर नाम बोले 20 स्टूडेंट्स है तो बहुत डिफिकल्ट होगा। और मैं बोल दूं कि इनमें से 10 स्टूडेंट्स के सबके नाम जैक है, और जो 10 स्टूडेंट्स हैं उनके नाम बस डिफरेंट है। तो ये कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छा है, या फिर 20 स्टूडेंट्स के सबके अलग अलग नाम है, 10 के सबके नाम जैक है, मैंने बस उसकी तरफ इशारा किया, जैक यू स्टैंड अप, जैक यू स्टैंड अप, जैक यू स्टैंड अप। तो ये आसान है, अब देखना, जी 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 जी, कहने का मतलब है आकोजेटिव में सब्जेक्ट की बात हो या फिर ऑब्जेक्ट की बात हो, जी जिधर जिधर आ रहा है एग्जैक्टली सेम जी ऑब्जेक्ट में भी आ जाएगा, काम ही खत्म, याद करने की जरूरत ही नहीं। मैंने बोला कि आई कॉल हर, तो हर का आपको पहले से पता है कि आपको शी के लिए जी का यूज करना पड़ता है, ये तो गधे से गधे बच्चे को भी पता होगा जर्मन में, कि भाई शी के लिए अगर आपने A1 कंप्लीट कर लिया तो ये तो पता है ना कि शी के लिए आप जी का यूज करते हो। अब आपको एक सेंटेंस बनाना है, उसमें आप कहना चाहते हो कि आई विल कॉल हर, तो बच्चा कंफ्यूज हो गया यार हर के लिए क्या था। तो उसको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो उधर सब्जेक्ट था वो इधर ऑब्जेक्ट है, जी का जी लिख दे। आई विल कॉल देम, तो आपको भी सबको पता रहता है कि दे के लिए जी का यूज होता है। आप कंफ्यूज हो गए यार देम के लिए अपोजिटिव में क्या ऑब्जेक्ट आएगा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, जी का जी ही है। फॉर्मल यू, यू आर इन्वाइटिंग टू योर बॉस, तो आप सोचोगे यार फॉर्मल यू में ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, कुछ नहीं है, एग्जैक्टली सेम आए। तो ये तो हेल्पफुल है। और पता नहीं कितने सारे वीडियो बना दिए लोगों ने कि पागल हो जाओगे जर्मन में, ऐसा हो जाएगा, नहीं पागल नहीं होगे, सही है वो, कि आपको एक ही चीज याद करनी है, दूसरी सेम ही आ रही है। अब फिर बच्चा पागल होता है ईहर के साथ। ईहर का मतलब योर भी है, ईहर का मतलब हर भी है, ईहर का मतलब देयर भी है, ईहर का मतलब यहाँ पे हर भी है। तो आपको क्या दिक्कत है अगर इतने सारे ईहर हैं तो आपके लिए तो अच्छा ही है ना कि ये सारे हैं। पहली बात तो ये वाले जो ईहर जितने भी आएंगे इनके इमीडिएटली बाद में क्या आ जाएगा, नाउन। यहाँ पे मैंने लिखा था ना कि ये जितने भी ईयर है बीच वाले, इनके बाद जैसे ईयर आएगा उसके बाद में नाउन मस्ट होगी। समझना मेरी बात को, अगर आप लॉजिकल बच्चे हो थोड़े बहुत भी, जब भी ये बीच वाले ईयर आएंगे उसके इमीडिएटली बाद में एक नाउन आ जाएगी, तो आपको 100% पता चल जाएगा कि ये इस पजेसिव प्रोनाउन वाले कॉलम में से है। ये वाला ईयर जब भी आएगा ना तो ये वर्ब साथ में लेके आएगा आपने, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, और ये जब भी आएगा इसके साथ एक वर्ब कॉन्जुगेशन आएगा, और क्या एंडिंग लेके आता है ये, टी एंडिंग। और जब ये वाला ईयर आएगा तो ये अकेला आएगा, आई कॉल हर, तो इसका मतलब हर एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के बाद में उसमें कोई एंडिंग वेंडिंग ये झमेले कुछ भी नहीं रहते। अब मैं और एग्जांपल के साथ बता सकता हूं आपको, जिसमें ये सब खत्म हो जाएंगे आपके डाउट्स।
ध्यान रखना, ये कोई B1, B2, A1, A2 से रिलेटेड नहीं है, ये ओवरऑल ग्रामर है। ये आपको चाहे C2 में चले जाओगे तो भी काम आएंगे, और चाहे आप A2 में हो तो भी काम आएंगे। A1 वाला बच्चा इतना नहीं कर पाता है, बट ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट के अंदर देखो, दास इस्ट ऋतु, ईहर फाटर। मैंने एक चीज बताई थी कि अगर नाउन आ जाए ईयर के बाद तो वो कौन सा वाला होता है? पजेसिव, बीच वाला। ईयर फाटर एस्ट फिम्सिश यारे आल्ट, ईहर ब्रूडर एस्ट नॉइन यारे आल्ट। तो मुझे ये बताओ, ये ईहर जो है वो क्या है, और ये जो ईहर है वो क्या है? पजेसिव है, यानी ये किसका सेंस दे रहे हैं? हर, हर, हर फादर एंड हर ब्रदर। नेक्स्ट के अंदर, दास जिंड ऋतु उंड दीपक, ईहर फाटर हाइस्ट हेयर लुकास, ईहर मुटर हाइस्ट फ्राउ फ्रांक। तो अब ये जो ईहर यूज हो रहा है वो किस सेंस में यूज हो रहा है? यहां पे और यहां पे स्टिल पजेसिव है, और देयर के सेंस में। नाउन आ रही है उसके बाद में, समझ रहे हो? अब देखो, मार्टिना इस्ट माइने श्वेस्टर, जी वॉन्ट इन डॉइचलैंड, जी कॉम्ट सुम बेजुक, शी इज कमिंग फॉर द विजिट, इश साइगे माइने नॉय वोहनो। मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट मिसिंग है, एक ऑब्जेक्ट गिवन है, ये पर्सन मिसिंग है और ये थिंग गिवन है। तो पर्सन मिसिंग है तो कौन आएगा यहां? डाटिव। इस साइग है ईहर, ये ईहर अकेला है यानी ऑब्जेक्ट है। हर जगह पता चल रहा है आपको कि इश साइग है ईहर, आई विल शो हर, आई विल शो हर, आई विल शो हर क्या? माइनर नॉय वोनो, आई विल शो हर माई न्यू फ्लैट और अपार्टमेंट। अब और देखो, लुकास und मार्कोस, कॉम्ट ईहर आउस डॉइचलैंड। ये जो ईहर यहां पे लिखा हुआ है ये क्या है? ईहर का मतलब यह क्या है? सब्जेक्ट है ये, यू ऑल। और किसके सेंस में यूज हो रहा है? लुकास और जो मार्कुस है वो डायरेक्ट मेरे सामने खड़े हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूं कि लुकास और मार्टिन कॉम्ट ईहर आउस डॉइचलैंड, तो या वी आर कॉमन आउस डॉइचलैंड। इस ईयर के साथ वर्ब का कॉन्जुगेशन रहता है, जो सब्जेक्ट वाला है वो हमेशा अपने कॉन्जुगेशन को लेके ही आएगा, बिना उसके कभी नहीं आएगा। दूसरे वाला नाउन को लेके आएगा, चाहे वो योर हो, चाहे हर हो, चाहे देयर हो। तीसरे वाले में एक ही ईयर है कॉलम में, ऑब्जेक्ट वाले में, वो है सिर्फ हर। अब मैं ये समझ सकता हूं कि इससे ज्यादा आसान ना तो मुझे किसी किताब में दिखा, क्योंकि मैंने खुद ने जर्मन पढ़ी है बहुत सालों से, और बहुत सालों से सीखा भी है और सिखाया भी है। और अगर आपको मिल जाए
तो एक अलग बात हो सकती है। मैं नहीं कहता कि नहीं मिल सकता, मिल सकता है, बट मैंने सारी चीज़ों को एक जगह ला के एकदम जैसे एक छोटे से बच्चे को समझा सकते हैं, कोई 6 साल 7 साल का बच्चा हो, उसको एकदम प्यारे तरीके से समझा सकते हैं, वैसे एकदम 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 लोअर लेवल पे लाके मैंने आपको समझा दिया है। इससे इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दे सकते कि ऐसा सब कुछ है। बट इसके अंदर मैं सेंटेंसेस को और कॉम्प्लिकेटेड भी कर सकता हूँ, जैसे उनके अंदर वोकैब, टफ वोकैब को ऐड ऑन करके और उनमें सेंटेंसेस को थोड़ा लेंथी बना के, तब आइडेंटिफाई करना थोड़ा क्या बच्चे को एक्सप्लेन करना या फिर उसको अंडरस्टैंड करने में थोड़ी दिक्कत आती है। अब आप लोगों को क्या करना है, अब लेंथी सेंटेंसेस में भी आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको बस इन कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखना है। सेंटेंस कितना भी लेंथी हो जाए उसके अंदर ये चीजें हमेशा एड ऑन रहेगी, चाहे वो C2 हो, चाहे वोकैब कितने भी अपर लेवल पे चल रही हो, C2 की वोकैब हो या हॉक डॉइच हो, वॉट एवर कॉन्सेप्ट यही होंगे। तो ध्यान रखना, जब अब बच्चा कहता है कि सर भूल जाते हैं हम, रिवीजन नहीं करते तो भूल जाते हैं, आप इतने बड़े बेवकूफ हो अगर यूं कह रहे हो कि हम भूल जाते हैं। तो पता है कैसे, आप हर दिन जर्मन पढ़ रहे हो, तो जो आपने सीखा है वो आपके सामने हर दिन बुक के अंदर कहीं ना कहीं रीडिंग में आता है 100%। ये चैलेंज है मेरा, ऐसी कोई पेज नहीं है जिसके ऊपर जो चीजें मैंने आपको सारी यहाँ सिखाई है वो ना आती हो, वो 100% आती है। कहीं पे भी दिख जाए मिट माइनर स्वेस्टर, खटाक से देखो कि अरे मिट दाटिव प्रीपोजिशन है, दैट्स वाई ER एंडिंग आ रही है, कि अच्छा ये हो गया। मिट ईयर, अरे ऊपर फीमेल की बात हो रही थी, मिट ईयर का मतलब यहाँ हर आ रहा है, मिट विथ हर आ रहा है। मिट एम, अरे ऊपर मेस्कुलिन की बात हो रही थी और मेल पर्सन की बात हो रही थी, तो इस वजह से ईम आ रहा है, डाटी में याद कर लो कि ईम आता है। फ्यूर इन, अरे आकुजेटिव में इन इन आता है, मुझे याद आ गया। अरे वहीं से ही रिवीजन हो जाता है, आप पता नहीं कहाँ से रिवीजन करना चाहते हो, अब वहीं से ही सारी चीजें रिवीजन हो जाती है, वहीं से ही लगातार कॉन्सेप्ट चलते रहते हैं, वो आपको दिखता रहता है। यहाँ जो आपने देखा है एग्जैक्टली सेम वहाँ यूज होते हुए दिखता है। तो इसमें अलग से कोई आपको हजारों वीडियो देखने की या हजारों बार सीखने की जरूरत नहीं है। एक बार ढंग से सीख लो, एक बार ढंग से लर्न कर लो, बाय हार्ट कर लो, उसके बाद जब भी बुक में दिखता जा रहा है वहाँ कॉन्सियस रहो, कॉन्सियस। अगर आप कॉन्सियस हो तो 100% आइडेंटिफाइड है कि भाई यहाँ क्या हो रहा है। अभी मेरे सामने फ्यूर इन आ रहा है तो मुझे 100% पता चल रहा है कि फ्यूर आकोजेटिव प्रीपोजिशन है, इस वजह से यहाँ आकोजेटिव में इन ऑब्जेक्ट आ रहा है। मिट एम आ रहा है तो वहां मुझे पता चल रहा है कि मिट डाटिव प्रीपोजिशन है, उस वजह से एम आ रहा है। मेरे को बिना किसी डाटिव प्रीपोजिशन के कहीं पे इम दिख रहा है तो मुझे पता चल रहा है कि यहाँ दो दो ऑब्जेक्ट है, इस वजह से ईम आ जा रहा है। कई बार ऐसा कॉन्सेप्ट भी हो जाता है कि एक ऑब्जेक्ट होने के बाद भी डाटिव आ जाता है, तो देखो वो एक अलग बात है, वो कुछ एक्सेप्शंस है। और कुछ फिक्स डाटिव वर्ब्स भी है, जैसे हेल्फन वर्ब है, तो हेल्फन जो है वो फिक्स डाटिव वर्ब है। जैसे मैंने बोला कि हेल इश हेल्फर डिश आना चाहिए था, क्या है हेल्प यू, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमने तो ये सीखा है। बट वहां पे फिर भी आप लोगों ने सुना होगा इश हेल्फर डियर आता है, वो इसलिए आता है क्योंकि हेल्फन जो है वो जर्मन ने फिक्स डाटिव कंसिडर कर ली। अब हम लड़ेंगे थोड़ी उससे कि क्यों कर ली, यहाँ तो एक ही ऑब्जेक्ट था, हम तो ऐसे थे वैसे थे, पागल हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, जो है वो है। और ये लैंग्वेज है, कोई मैथ्स के केमिस्ट्री फिजिक्स बायो नहीं है कि आपने कुछ एक्सपेरिमेंट कर दिया, कल तक कुछ और था और आज से कोई नया धमाका हो गया, है ना। ऐसा कुछ नहीं होगा, जो है वो है, कि जो फिक्स डाटिव प्रीपोजिशंस है तो है, और जो फिक्स आकुजेटिव है तो है। आप इंग्लिश में लड़ने लग जाओ कि यहाँ तो एक ही मी होता है, यहाँ तो दो दो हो रहे हैं, तो हो रहे हैं तो हो रहे हैं, अब आपकी हेडेक है। आप अगर इस लैंग्वेज में एडवांटेजेस देख रहे हो, आप जर्मनी जाना चाहते हो, आप नर्स हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, अच्छा पैसा भी तो कमाना चाहते हो ना आप, तो फिर आप 5-5 लाख रुपए महीने की कमाना चाहते हो, 3-3 लाख रुपए महीने की कमाना चाहते हो, करना कुछ भी नहीं चाहते, तो प्लीज मत करना। बेचारे यहाँ पे जो IAS बनते हैं वो 1-1.5 लाख रुपए सैलरी होती है, वो देखो इलीगल तरीके से तो चाहे करोड़ों कमा ले, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, बट सैलरी तो इतनी होती है, एक रेपुटेशन है, तो वो बच्चा 15-15 घंटे पढ़ता है, लाखों बच्चे बैठते हैं, उसके बाद भी 1000 भी नहीं बन पाते, 100 भी नहीं बन पाते ढंग से। तो आप खुद ही सोच लो, यहाँ भी आपको वही कॉन्सेप्ट है कि आप सैलरी चाहते हो बहुत सारी, पैसा चाहते हो बहुत सारे, ये नहीं करना चाहते हो, और साथ में लैंग्वेज एक एड ऑन है और उसको भी नहीं करना चाहते, तो कोई मतलब नहीं है। ग्रामर के बहुत ज़्यादा स्टिक नहीं होना है, मैंने एक आपको इसलिए करवाया ताकि एक ओवरऑल ओवरऑल व्यू रहे आपको हमेशा। ग्रामर के बहुत ज़्यादा स्टिक नहीं होना है कभी भी, आप पागल हो जाओगे नहीं तो। बहुत सारे लोग हैं जो रात दिन ग्रामर सिखा रहे हैं, बस कोर्स के अंदर ग्रामर चल रही है धड़ाधड़, बस वो बच्चे पागल हो रहे हैं, आंखों नाटिव गेनेटिव ये वो, और पता नहीं क्या क्या एंडिंगें लगा रहे हैं क्या क्या, उनका दिमाग आउट हो जाएगा एकदम।
क्यों? क्योंकि वोकेब ही सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके पास वोकेब नहीं है तो ये कॉन्सेप्ट धरे के धरे रह जाएंगे यहीं के। वो बच्चा जिसके पास ग्रामर से ज्यादा वोकेब है वो ही असली धुरंधर है। वो लेजन भी निकालेगा, ह्यूरन भी निकालेगा, स्पीकिंग भी निकालेगा, सब निकालेगा। देयर, दास, दी, देम, देस, जो कुछ भी होते हैं उनका सबका ट्रांसलेशन द होता है। आइन, आइना, आइना, माइनर, सबका ट्रांसलेशन ए एन है। माइन, माइनम, माइनर, माइनर। आपने इतने कॉन्सेप्ट समझ भी लिए तो क्या क्या उखाड़ लिया आपने। जिसने नहीं समझ रखा वो भी कह रहा है, तो वो कह रहा है कि देख यहाँ माइनम आएगा, बोले भाड़ में जा, मेरे लिए तो माए है। यहाँ माइनर आएगा, भाड़ में जा, मेरे लिए माए है। वो ज्यादा खतरनाक है इन द सेंस ऑफ वोकेब। अगर उसके पास बहुत ज्यादा है, अगर उसके पास वोकेब भी नहीं है और उसके पास ये कॉन्सेप्ट भी नहीं है, वो तो गया। और जिसके पास वोकेब भी है और जिसके पास ग्रामर भी है और वो स्टिक नहीं है इसके साथ, बट वो जानता है सारी चीजें, और वो जब बोलता है तो इट्स ओके कि वो थोड़ा प्रॉब्लम इधर उधर होती है, वो धीरे धीरे टाइम के साथ होगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने सीखा कल से आपने माइनर माइनर, टीचर भी देखेगा वाह यार ये तो बहुत खतरनाक बच्चा है, कल सिखाया था और आज ऐसे बोल रहा है जैसे कोई जर्मन नेटिव भी नहीं बोलता होगा, क्योंकि वो खुद धज्जियां उड़ा देते हैं। तो आप तो बहुत दूर हो गए, है ना। तो आप लोगों को ये नहीं देखना है, आपको सबसे ज्यादा ये देखना है कि भाई कॉन्सेप्ट है, लर्न कर लिए, समझ में आ गए, ठीक है, 2 4 5 दिन में एक रिवीजन मार दिया। वोकेब, उसका रिवीजन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए और वो सबसे ज्यादा होनी चाहिए। वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वोकेब को टेक्स्ट के थ्रू, रीडिंग के थ्रू करो। ड्यूलिंगो वगैरह मोबाइल के एडिक्टेड हो तो ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूलिंगो यूज़ करो, तो आपका वहाँ लर्निंग भी हो गया और साथ में आपका एडिक्शन भी जा रहा है ना। और ऐसे करके कुछ वीडियोस देखो, ज़्यादा से ज़्यादा जो वोकेब आपने लर्न करनी है उसको यूज़ करो। लर्न तो हम पता नहीं कितने सालों से क्या क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे लर्निंग का टाइम जाएगा वो ऑटोमेटिकली खिसकती जाएगी चीज़ें। आपने बचपन में स्कूल में हिस्ट्री बहुत सारी पढ़ी थी, हमने सबने पढ़ी है। आज गांधी जी के जन्मदिन और 15 अगस्त के अलावा कुछ याद नहीं है। पूछ ले जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, पढ़ा तो था पर। तो वैसा ही एक दिन जर्मन हो जाएगी। 5,000 वो क्या पढ़ ली थी, यूज आज तक नहीं की, जैसे ही छोड़ोगे 2 महीने के अंदर साफ। ये कॉन्सेप्ट है। ओके, तो अब आप लोगों को देखो होमवर्क के लिए मैं कुछ शेयर कर दूंगा। सो नेक्स्ट वी विल सी ऑन मंडे। सो चूज बिस मोन्टाग und schönes Wochenende.